बच्चों, आज हम पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले देखिए आप, पंचायती राज के विकास के और प्राचीन स्मारकों की रक्षा तथा न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से भी संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखिए आप आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद 40 के अनुसार क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 40 में कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या करेगा? राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वे स्वायत्त शासन की स्थापना कर सके। ठीक है, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। वापस सुनिए, अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ग्राम पंचायतों का गठन करने के बाद ग्राम पंचायतों को ऐसी स्वायत्त शासी शक्तियाँ देगा जिससे वो शासन का स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर सके। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं सरपंच, है ना। तो जो सरपंच है उसे स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायत के अंदर काम करने का और स्वतंत्र होकर के अपने बलबूते पर काम करने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद देखिए आप आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल 49 में क्या लिखा है? आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान, कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, उन सब की क्या करे? उनको कुरूप होने से बचाए, उनकी रक्षा करे। इस प्रकार उनको नष्ट होने से बचाए, कुरूप बनने से बचाए, उनका निर्यात होने से रोके, इसका प्रयत्न किया गया। तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 49 में लिखा गया कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान, कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं की जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, उनको कुरूप होने से, नष्ट होने से बचाएगा और उनका निर्यात होने से रोकेगा। फिर इसके बाद आर्टिकल नंबर 50 आता है। आर्टिकल नंबर 50 में क्या लिखा है? सिंपल सा है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। फिर उसके बाद देखिए अगला आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो आपको इसका आर्टिकल भी याद कर लेना है, अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जो निर्देशक तत्व है उसमें अनुच्छेद 51 में जिन निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है वे इस प्रकार है कि राज्य जो है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। दूसरा, राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, राज्य राष्ट्रों के प्रति आपसी व्यवहार में राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। तो समझ में आ रहा है, सबसे पहले राज्य क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। फिर है कि राज्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। और फिर तीसरा है राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधियाँ होती है उनके बीच में आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। फिर है फोर्थ, यानी कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद, अगर झगड़े हो जाते हैं दो राष्ट्रों के बीच में तो उनको सुलझाने का कार्य, मध्यस्थता का कार्य भी राज्य ही करेगा। तो नीति निर्देशक तत्वों के उपरोक्त वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। ठीक है, इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन से भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। फिर देखिए आप अगला, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहला देखिए, शासन के लिए आचार संहिता। शासन के लिए आचार संहिता क्या है? आचार संहिता क्या है? ये कानून है। शासन के लिए आचार संहिता क्या है?
इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके पीछे जनता है, जनमत की शक्ति है, जनता की शक्ति है, और प्रजातंत्र जो है वो सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। तो लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा के बारे में क्या कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा है, देखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना नहीं है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं, बल्कि एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिससे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का समावेश हो। ठीक है, और ये सिद्धांत इस आदर्श की पूर्ति करते हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य मात्र राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसका संबंध जो है वो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का समावेश हो। फिर अगला आता है आपका तीसरा, शासन के मूल्यांकन का आधार। तो नीति निर्देशक तत्व जो है आप देख रहे हैं, तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता और असफलता दोनों को जांचने का मानदंड है। इसके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार ने काम कम किया है। तो ये मानदंड है। चौथा आता है संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, जिनका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। देश का जो प्रशासन है उसे चलाने के लिए इन सभी सत्ताओं के द्वारा निर्देशित किया जाएगा, उनको डायरेक्शन दिया जाएगा। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण न्यायपालिका से भी यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायपालिका यानी जो न्यायालय है वो संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। ठीक है, संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे, ये न्यायालय का कार्य है। उसके बाद अगला देखिए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में महत्व। तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में किस प्रकार महत्व है नीति निर्देशक तत्वों का? संविधान भारतीय नीति निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी, मकसद क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही मकसद है। इसके लिए आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु राज्य के प्रत्येक स्त्री, आर्थिक और सुरक्षा और आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? यानी राज्य के प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध करवाए। फिर है संपत्ति किसी एक के हाथ में नहीं हो तो उसके केंद्रीकरण को रोकना, स्त्री और बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, समतामूलक समाज स्थापना में सहायक सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर हेतु सुधार हेतु चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, फिर अगली हेडिंग आपकी आती है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो वो भी देखिए आप, क्या उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है आपका भूमि सुधार। ठीक है, और भूमि सुधार के बारे में भी आप देखिए कि आज़ादी से पूर्व किसान जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के शोषण के शिकार थे, लेकिन संविधान में 9वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? संविधान में 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू किया गया कि जो भूमि जोत रहा है भूमि उसी की है, तो ये किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई। दूसरा, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। तो नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों का रूप देने की बात की गई है, यानी कि उनको स्वतंत्रता दे दी जाए ताकि ग्राम पंचायतें अपना कार्य, जो सरपंच है वो अपना कार्य सेल्फ डिसीजन लेकर खुद ही कर सके। और इसी के इरादे से 2 अक्टूबर 1959 की डेट आपको याद होनी चाहिए, आप पढ़ते आ रहे हैं। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज की स्थापना की गई और व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 अधिनियम के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
इम्पोर्टेंट बात है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार शहरों के लिए भी है 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए है, वहीं पर पंचायती राज के लिए है, और 74वां संविधान संशोधन जो है वो शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। फिर अगली देखिए आप, पंचवर्षीय योजनाएं। आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल की योजनाएं हैं। तो देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया यानी योजनाएं बनाने की प्रक्रिया को अपनाया गया। फिर आप देखिए कि योजना बनाने का काम कौन करेगा, योजना आयोग क्या करेगा। तो एक योजना आयोग का गठन किया गया जो आर्थिक विकास के लिए योजनाएं या ढांचा तैयार करेगा। अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। एक्चुअली अब तक वास्तव में 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12वीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो थी 1 अप्रैल 2012 से। तो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई थी, 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई थी और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी हो चुकी है। वर्तमान में अभी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, क्योंकि योजना आयोग का नाम चेंज होकर के जो है वो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग रख दिया गया, और नीति आयोग अब वर्तमान में योजनाएं बनाने का काम करता है, जिसके अध्यक्ष जो है आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और जिसके उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो आपको मालूम है, प्रथम उपाध्यक्ष भी अरविंद पनगड़िया रहे हैं। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप समझ चुके हैं कि ये नियोजन की प्रक्रिया को अपनाता है। ठीक है, इन योजनाओं में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इन योजनाओं में कृषि, जल संधान, पशु, नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम तैयार कर क्रियान्वयन निरंतर जारी है। फिर चौथा आता है आपका कमज़ोर वर्गों का कल्याण। तो कमज़ोर वर्गों का कल्याण के बारे में देखिए, SC, ST और OBC के बारे में आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर कमज़ोर वर्ग किसको माना गया है, SC और ST को। तो इन कमज़ोर वर्गों को इनका उत्थान करने के लिए, और OBC, इन तीनों वर्गों का उत्थान करने के लिए प्रावधान उठाए गए। संविधान के अंदर विशेष प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि SC, ST के लिए, SC, ST, OBC के लिए 95वां संविधान संशोधन द्वारा इनके आरक्षण की जो अवधि है वो 25 जनवरी 2020, कितनी, 25 जनवरी 2020 तक कर दी गई। आरक्षण की जो तिथि है वो उसको बढ़ा दिया गया। 95वां संविधान संशोधन के तहत 25 जनवरी 2020 तक के लिए SC, ST आरक्षण बढ़ा दिया गया, और साथ ही अस्पृश्यता निवारण के लिए भी कठोर कानून अपनाए गए। यानी छुआछूत जो है आप पूरी तरह से कठोर रूप से कानून के रूप में पालन किया जाता है। साथ ही SC, ST, OBC के लिए शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ आदि की व्यवस्था की गई। उसके बाद एक और आयोग की स्थापना की गई है जो ये कार्य देखता है। कौन सा है, ऊपर आपने पढ़ा है 95वां संविधान संशोधन के तहत 25 जनवरी 2020 तक के लिए समय बढ़ा दिया गया SC, ST का आरक्षण का, है ना। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन आ रहा है। 65वां संविधान संशोधन के अनुसार एक 7 सदस्यों का आयोग बनाया गया। कितने, 7 सदस्यों का आयोग बनाया गया, जिसका नाम है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी ST, SC कमीशन की स्थापना की गई, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 65वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है, 30% स्थान आरक्षित है, और 30% स्थानों पर केवल महिलाओं को ही चुना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा में क्या है, सामाजिक सुरक्षा नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए सबसे पहले आप जानते ही हैं वृद्धावस्था पेंशन वर्तमान में भी मिल रही है ना।
और उसके अलावा बीमा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, नरेगा, ये सारी कार्यक्रम जो है वो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। छठा पॉइंट देखिए, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ साथ प्रमुख बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। बड़े बड़े, आपको पता है अब तक 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। उसके बाद सातवां पॉइंट देखिए, न्यायिक व्यवस्था में सुधार। तो सस्ता और शीघ्र जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए जो है फास्ट ट्रैक अदालत और लोक अदालतों को भी अपनाया गया। फिर उसके बाद आठवां पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। इसमें क्या लिखा गया है कि स्वतंत्रता के समय मात्र केवल 14% लोग ही शिक्षित थे। कितने? केवल 14% लोग शिक्षित थे। लेकिन वर्तमान में आपको पता है 86वां संविधान संशोधन हो चुका है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूलों में वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसे कार्यक्रम, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना जैसे कार्यक्रम, पोषाहार जैसे कार्यक्रम वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं अगला, संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। तो आर्थिक और सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया। मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि 7 मूल अधिकार थे और 7 में से एक मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यह वही बात की जा रही है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है और उसके बाद इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखिए आप जल्दी से 10वां पॉइंट, समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी स्त्री हो या पुरुष हो दोनों को समान काम के लिए समान वेतन। तो वर्ग में, जाति और लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री और पुरुष को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ये नियम, ये कार्य ये दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया। तो यहाँ आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करने के लिए ही बनाए गए। फिर आप जरा सा अंतर है नीति मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है तो देख लीजिए। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही कल्याण और विकास से संबंधित है, नागरिकों के कल्याण और विकास से संबंधित है, नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी दोनों में अंतर है। अब आप देखिए क्या अंतर है, आप ये ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट कि मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है, हम कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए और न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन नीति निर्देशक जो है तत्व है वो लोक कल्याणकारी तत्व है, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, हम इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकंड पॉइंट देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, लेकिन निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है, समाज के नैतिक बंधन है, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए कि मौलिक अधिकार व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्ति अपने इस अधिकार के लिए लड़ सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य की लोक कल्याणकारी नीतियों को दर्शाने या बताने के लिए एक पथ प्रदर्शक के अलावा और कुछ नहीं है। एक पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखा सकता है, कल्याण के लिए नीतियाँ बनवा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकार मौलिक अधिकार है। चौथा पॉइंट है आपका कि मौलिक अधिकार जो है वो आपका राजनीतिक अधिकार है, जैसे वोट देना, है ना। तो राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है मौलिक अधिकार, आप वोट दे सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनवाता है और आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंस है, आपने पढ़ा, इसको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकारों व राज्य नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। तो देख लीजिए इसको, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए हैं, आपने पढ़ा, और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व है। संविधान निर्माताओं ने दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना है। न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। सन 1947 में 67 में एक मामला आया है, गोलकनाथ मामला। इस मामले में अदालत ने क्या बोला है? न्यायालय ने बोला है कि अधिकारों को सर्वोच्च और संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित किया गया था, यानी अधिकार जो है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गोलकनाथ वाले मामले में बोला। फिर 73 में बोला कि केशवानंदा बनाम भारती
केशवानंदा भारती मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। और यही संविधान में आज चल रहा है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, किंतु बाद में एक और मामला आया, मिनर्वा मिल्स मामला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता नहीं हो सकती है। इसलिए नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से छोटे हैं, कम हैं। मूल अधिकार कानूनी है, राजनीतिज्ञ हैं, तो इस प्रकार मूल अधिकारों की सर्वोच्चता ज़्यादा है, नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता कम है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल किस में है? संसद में है। लेकिन संसद भी असीमित नहीं है, संसद मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है, क्योंकि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के पूरक है।